गुलाम कौन होता है जो किसी के हुक्म की तामील करे? वह जो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, उसे बस अपने मालिक की इच्छा पूरी करनी है। अब सोचिए, आप मालिक हैं। अगर अपने गुलाम से आपने कुछ करवाया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या एक्सीडेंट में कार की गलती होती है? जाहिर है, गलती चालक की ही होती है। उसी तरह जिम्मेदारी मालिक की हुई। पिछले एक दशक से देश में एकता की लहर चल रही है। सब कुछ इन्हें एक चाहिए। सब एक रंग में ढल जाना चाहते हैं। सबका मालिक एक हो, ऐसी कोशिश चल रही है, बाकी उसके गुलाम। मगर लोकतंत्र एक आदमी की हुकूमत का नाम नहीं है। सोचिए, कोई गुलाम क्यों होता है? क्यों अपनी आज़ादी को वह नीलाम कर देता है? क्योंकि वह कल्पना नहीं कर पाता, क्योंकि वह सपना नहीं देख पाता। कल कोई समय मात्र नहीं है, कल एक स्थान भी है। जब भी हम कल के बारे में सोचते हैं तो खुद को किसी परिस्थिति में, किसी काल में देखते हैं। दिखता तो सबको है, दर्शन हर किसी को नहीं होता। फिर कोई मसीहा आता है, मुक्ति के वादे करता है, कहता है अच्छे दिन का दावा है। हम अपना कल उसके नाम गिरवी रख देते हैं। एक दशक से तो देश में यही हो रहा है, जिसका परिणाम हाल ही में हुए एआई समिट में देखने को मिला। चाइना के एआई कुत्ते को हम अपना बताकर टहला रहे थे, किसी ने पहचान लिया, हो गई बेइज्जती। पर ऐसा लगातार क्यों हो रहा है? हम देखते हैं नाले में डूबकर देश का युवराज मर जाता है। देश की राजधानी के दिल में हुए छेद में गिरकर एक जवान शहीद हो जाता है। कफ सिरप पीकर बच्चे मर जाते हैं और सरकार जवाबदेही से भी इनकार कर देती है। देश का आईटी सेक्टर कंगाली की कगार पर है। देश की संप्रभुता दांव पर लगी है और देश को उत्सव मनाने की नसीहत दी जा रही है। आए दिन देश में दंगे का माहौल बना हुआ है। किसी का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है तो किसी का महल बनवाया जा रहा है। न्याय का राज आज खतरे में है, साफ नजर आता है। सूचना क्रांति आज वह भ्रम भी बड़ी तेजी से तोड़ रही है कि विकास हो रहा है। जिस भी समाज में न्याय का संतुलन बहुमत में बिगड़ता है, तब सिर्फ सत्ता ही नहीं, सिस्टम के परिवर्तन का समय होता है। ऐसी दशा में मेरे पास एक सपना है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हर व्यापार में कोई समाज असफल हो रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस सदी की शुरुआत में भारत ने वैश्विक पटल पर आईटी क्षेत्र में तहलका मचा दिया। जब 2010 में मैं आईटी इंजीनियर बनकर निकला, तब मेरे पास एक नौकरी भी थी। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत और आईटी कंपनी के अंदर के हालात देखकर मैं समझ गया कि यहाँ गुंजाइश बहुत कम है। भारत की आईटी कंपनियां बस देश विदेश को अपनी सेवाएं बेच रही थी। किसी भी कंपनी के पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई उत्पाद नहीं था और न ही किसी को ऐसा बनाने में कोई दिलचस्पी थी। मैं कई बार अपने मैनेजर के पास जाता और कहता, सर, आप मुझे सपोर्ट से हटाकर डेवलपमेंट में डाल दीजिए। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। मुझे डेवलपमेंट में मजा आता है। 1.5 साल में डेवलपमेंट का सिर्फ एक प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए मेरी तारीफ भी हुई, पर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मुझे डाला नहीं गया। 2012 में ही मैंने नौकरी छोड़ दी। कॉलेज की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र का एक नामी प्राइवेट कॉलेज है। पढ़ाई से ज़्यादा परीक्षा की चिंता में छात्र और शिक्षक दोनों लगे पाए गए। कॉलेज के अंत तक तो मैंने परीक्षा से उम्मीद तक छोड़ दी थी। पास होने से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत मैं समझ नहीं पाया। इंटरनल की कॉपियाँ तो खाली छोड़ आता। वहाँ सबको पता था कि
पढ़कर करना क्या है, नौकरी, और वह मुझे नहीं करनी थी। खैर, मेरी समझ से उस दौर के इंजीनियरिंग कॉलेजों की कमोबेश यही दशा थी। हमारी शिक्षा व्यवस्था जॉब मार्केट की डिमांड पूरी करने की तैयारी का माध्यम बनकर रह चुकी है। अब तो दशा और भी दरिद्र हो चुकी है। आज दुनिया को हमारी सर्विस की जरूरत ही नहीं बची और कोई प्रोडक्ट हमारे पास है नहीं। गलगोटिया विश्वविद्यालय कोई अपवाद नहीं है, वह तो उदाहरण बन चुका है। शिक्षा का निजीकरण छात्रों को बाजार का गुलाम बना देता है। शिक्षा को जनहित के लिए होना अनिवार्य है। जब तक किसी की अशिक्षा और बीमारी से किसी को मुनाफा होता रहेगा, ना ही कोई शिक्षित होगा, ना ही कोई स्वस्थ। आज यह समाज बीमार पड़ा है। इसकी समस्या सिर्फ सत्ता से नहीं है, सिस्टम से है। हर सिस्टम समय के साथ जटिल और अप्रासंगिक होता जा रहा है। लोकतंत्र का यह मॉडल मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी पर आधारित है। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की एक ही समस्या है। आखिर है तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी नौकर ही। उसे अंततः आदेश का पालन ही करना है, इसलिए उन्हें लोक सेवक माना गया। लोकतंत्र के प्रतिनिधि लोग नहीं होते, ना ही वे तंत्र के मालिक होते हैं। यह लोक या तंत्र हमारा है। हम जब इसका प्रबंधन जीवन के पक्ष में करने को तैयार होंगे, तभी कल हमारा सुरक्षित होगा। लोकतंत्र में आज नौकरशाही इस द्वंद में है कि सेवा किसकी करें, लोक की या तंत्र की। मेरे पिता बिहार के प्रसिद्ध अंग प्रदेश की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। मेरी माँ वहाँ देश के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल के फ्रेंचाइजी में शिक्षिका रही। शिक्षा व्यवस्था को मैंने काफी करीब से देखा है। मेरा बचपन कॉलेज के प्रांगण में गुजरा और जवानी प्रोफेसरों की कॉलोनी में। मैंने अंदर से शिक्षा को अपने उद्देश्य से भटकते देखा है। छात्र और विद्यार्थी के बीच में अंतर होता है। विद्यार्थी बनने का फैसला हर छात्र के पास होता है। उसी प्रकार शिक्षक और गुरु बनने में भी चुनाव का फर्क है। शिक्षा जब तक व्यापार का साधन बनी रहेगी, तब तक बाजार में बाहर नहीं आएगी। अब सवाल उठता है कि अगर शिक्षा ना निजी हो ना सरकारी, तो होगी कैसी? क्या शिक्षा पब्लिक की नहीं हो सकती? हर स्कूल, हर कॉलेज की देखभाल करने के लिए एक आर्थिक संस्था का गठन हो, स्थानीय, राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर। इस आर्थिक संस्था के पास हम भारत के लोगों से लिए गए इनकम टैक्स का हिस्सा नीचे से ऊपर की तरफ बहेगा। पहले मोहल्लों में, फिर जिलों में, फिर राज्यों और फिर देश की शिक्षा को बेहतर बनाया जा पाएगा। एक बार शिक्षा सुधर गई तो बाकी सब अपने आप सुधर जाएगा। इस आर्थिक इकाई का नाम मैंने पब्लिक पालिका रखा है। आपका क्या ख्याल है, पब्लिक पालिका काम करेगी? आखिर यह लोक और यह तंत्र हमारा ही तो है। सूचना क्रांति के बाद आज हमें शिक्षा क्रांति की जरूरत है। आखिर इतनी सारी सूचनाओं से सही और गलत की पहचान हमें ज्ञान ही तो दे सकता है।